नमस्ते। साई-फाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है द टाइम सफारी। टाइम सफारी से हम अतीत या भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें भविष्य या अतीत को बदलना चाहिए? एक छोटी सी गलती और समय की यात्रा का वह यात्री समूचे अतीत को बदल सकता है, सारे भविष्य को नष्ट कर सकता है। क्या ये वास्तव में रोमांचक है? आइए सुनते हैं कहानी द टाइम सफारी। नियॉन बल्ब से लिखा संदेश इस गुप्त अंधेरे में जल उठता है। timesafari.inc। सुदूर अतीत के किसी भी वर्ष में जाने के लिए सफारी। हम आपको टाइम मशीन के द्वारा उस वर्ष में ले जाएंगे और उस समय के किसी भी जानवर को आप गोली मार सकते हैं। इस अनोखे शिकार का आनंद लें। अर्जुन के गले में गाढ़ा कफ इकट्ठा हो गया, जिसे उसने गुटक लिया और धीरे से हाथ हवा में लहराया। डेस्क के पीछे के आदमी को 10,000 का चेक दिखाया और पूछा, क्या यह सफारी गारंटी देता है कि मैं जीवित वापस आ सकूंगा? हम कुछ भी गारंटी नहीं देते, अधिकारी ने कहा, पर हाँ, ओगर का शिकार करने का मौका आपको जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। वह मुड़ गया। यह त्रिलोकी जी हैं, अतीत के सफारी में आपके सफारी गाइड। वे आपको बताएंगे किसको कहाँ शूट करना है, और अगर वो कहें कि कोई गोलीबारी नहीं तो कोई शूटिंग नहीं होगी। यदि आप निर्देशों की अवज्ञा करते हैं तो वापसी पर कठोर जुर्माना और सरकारी कार्यवाही संभवित है। अर्जुन ने इस विशाल ऑफिस को उलझन भरी नजरों से देखा। चारों ओर मुड़े हुए तार, स्टील के बॉक्स की झंझनाहट, टाइम मशीन पर लगे रंग बदलते बल्बों का प्रकाश, कभी नारंगी, कभी रुपहला, कभी नीला। अतीत के सभी वर्ष टाइम सर्कल बनाकर उनके भीतर चर्मपत्र से बने कैलेंडरों के ऊंचे ऊंचे ढेर बनाकर उनमें आग लगा दी गई थी। वहाँ एक विशाल अलाव जलने की चट चट करती आवाज गूंज रही थी। हाथ का एक जादुई स्पर्श, एक जलता हुआ अलाव पल भर में बड़ी खूबसूरती से सब कुछ उलट देगा। अर्जुन ने समाचार पत्र के विज्ञापनों में लिखे हुए शब्दों को याद किया। बीते हुए या आने वाले समय की यात्रा। जले हुए कोयले और राख में से, धूल और अंगालों से बाहर, आग में रहने वाले सुनहरे सरीसृप सैलामेंडर की तरह गुजरे हुए पुराने वर्ष या आने वाले वर्ष में छलांग लगा सकते हैं। एक हाथ का स्पर्श कर सकता है, एक हाथ का हल्का सा स्पर्श। अविश्वसनीय। अर्जुन ने सांस ली। उसके पतले चेहरे पर मशीन की रोशनी चमक रही थी। एक वास्तविक टाइम मशीन। उसने अपना सिर हिला दिया। आपको लगता है कि अगर कर्नल जिंग जीत नहीं जाता तो मैं आज इस टाइम मशीन के सामने आकर वर्तमान से भागने की कोशिश नहीं कर रहा होता? अच्छा हुआ कर्नल जिंग जीत गया। वो एक बेहतरीन प्रेसिडेंट बनेगा। हाँ, डेस्क के पीछे आदमी ने कहा, हम भाग्यशाली हैं। यदि कर्नल जिंग जीत गया होता तो हम एक बहुत ही भयानक तानाशाही झेलने पर मजबूर हो जाते। कई लोगों ने हमें फ़ोन किया, आप जानते हैं। आपको लगेगा मजाक कर रहे हैं, पर वो मजाक नहीं कर रहे। वो कहते थे अगर चिंग राष्ट्रपति बन गए तो वे 1492 में लाइव जाना चाहते हैं। पर आपको बताएं, टाइम मशीन से दूसरे समय में छलांग लगाने की यात्रा का संचालन करना हमारा व्यवसाय नहीं। हम तो सफारी बनाने का व्यवसाय करते हैं। अर्जुन को तानाशाह बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो लोकतंत्र में विश्वास रखता था। वैसे भी कर्नल जिंग अब राष्ट्रपति बन चुके हैं। आपको बस मेरे ओगर के शूटिंग की चिंता करनी होगी।
अर्जुन ने बात समाप्त की और एक जानवर चुन लिया जिसे उसे बीते हुए कल में जाकर शूट करना था, ओगर। इस अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करें। यदि आपके साथ कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार नहीं। ओगर भूखे हैं। अर्जुन गुस्से से लाल हो गया। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? सच कहूं तो हाँ। अधिकारी मुस्कुराया। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जाए जो पहले शॉट में घबरा जाए। पिछले साल 6 सफारी नेता मारे गए, 1 दर्जन शिकारी भी। हम आपको अविश्वसनीय गंभीर किस्म का रोमांच देने के लिए यहाँ हैं, जो एक सच्चे शिकारी का ड्रीम हंट हो सकता है। हम आपको 60 मिलियन साल पहले की यात्रा पर ले जा रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा खेल खेलने के लिए। आपका चेक अभी भी यहीं रखा है। डर लग रहा है तो इसे फाड़ दीजिए। अर्जुन ने चेक की ओर देखा। उसकी उंगलियां थरथरा रही थी। गुड लक, डेस्क के पीछे के आदमी ने कहा। मिस्टर त्रिलोकी, अब ये पूरी तरह से तुम्हारे हवाले हैं। वे चुपचाप कमरे में चले गए। मशीन की ओर अपनी बंदूकें साथ लिए सब चांदी की धातु से बनी मशीन की ओर गर्जन करते हुए रंग बदलते प्रकाश की ओर बढ़े। पहले एक दिन, फिर एक रात, फिर एक दिन, फिर एक रात, फिर दिन रात, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक, AD 2055, AD 2019, 99, 57 और ये गया। मशीन ने गर्जना की। उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क वाले हेलमेट लगाए, इंटरकॉम का परीक्षण किया। अर्जुन गद्देदार सीट पर झूल गया। उसका चेहरा पीला हो गया, उसका जबड़ा कस गया। उसने अपनी बाहों में कपकपी महसूस की और उसने नीचे देखा तो अपने हाथों को नई राइफल को जकड़े हुए पाया। टाइम मशीन में 4 अन्य लोग भी थे। त्रिलोकी, सफारी लीडर, उसके सहायक लाला राम, 2 अन्य शिकारी बिल और क्रूर। सब एक दूसरे को देखते हुए बैठे थे और टाइम मशीन में तेजी से गुजरते हुए वर्ष उनके चारों ओर प्रज्वलित हो रहे थे। क्या इस राइफल से ओगर को मारा जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, यदि आप सही निशाना लगाते हैं, हेलमेट रेडियो पर त्रिलोकी ने कहा। ओगर्स के 2 दिमाग होते हैं, एक सिर पर, दूसरा रीढ़ की हड्डी के कॉलम से बहुत नीचे। हम इन दोनों से दूर रहते हैं। ये अपनी किस्मत से पंगा लेने जैसा है, एक खतरनाक रिस्क। अपने पहले 2 शॉट उनकी आंखों पर मारो। यदि आप कर सकते हैं तो उन्हें अंधा करें, फिर मस्तिष्क की ओर जाएं। मशीन चीखी। समय जैसे एक फिल्म था जो पीछे की ओर चल रहा था। कई सूर्य समय की यात्रा में पीछे भाग गए और उनके पीछे 10 लाख चंद्रमा। सोचो, अर्जुन ने कहा, दुनिया का हर शिकारी आज हमसे ईर्ष्या करेगा। मशीन धीमी हो गई। उसकी कानों को चीरने वाली चीख घर घर की आवाज के साथ बंद हो गई। मशीन बंद हो गई। सूरज आसमान में रुक गया। कोहरे ने मशीन को घेर लिया था और वे एक पुराने युग में थे। वास्तव में बहुत पुराना समय। 3 शिकारी, 2 सफारी हेड्स, अपनी नीली धातु की बंदूकों के साथ। त्रिलोकी ने कहा, याद रखो, पिरामिड अभी नहीं बने, वे अभी भी पत्थरों में छिपे हैं। याद रखो, अलेक्जेंडर, सीजर, नेपोलियन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त कोई मौजूद नहीं। याद रखो। सबने सिर हिलाया। हाँ, हम राष्ट्रपति कर्नल जिंग से पहले बीत चुके 60 मिलियन 2055 साल पहले के जंगल में हैं। उसने एक धातुपथ की ओर संकेत किया जो विशाल फर्न और पाम की झाड़ियों के बीच खत बताते हुए दलदल पर उगे हुए हरे भरे घने जंगल की ओर जा रहा था। वो सब एक बहुत पुराने जंगल में बैठे थे। सुदूर पक्षियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। टार और एक पुराने नमकीन समुद्री नमी घास और लाल रक्तवर्णी फूलों की गंध भी। और वो रास्ता जो आपके उपयोग के लिए टाइम सफारी द्वारा निर्धारित है, यह पृथ्वी से 6 इंच ऊपर तैरता है मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक के कारण। वो इस युग के घास के तिनकों को, फूल, पेड़, तितली किसी को भी स्पर्श नहीं करता।
इसका मकसद आपको अतीत की दुनिया की किसी भी चीज़ को छूने से रोकना है। रास्ते पर बने रहें, इसे मत छोड़िए। मैं दोहराता हूँ, इस रास्ते पर बनी रहो, इससे बाहर मत जाओ। किसी भी कारण से यदि आप गिर जाते हैं तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। और किसी भी जानवर को गोली मत मारो जब तक हम संकेत ना करें। पर क्यों? अर्जुन ने पूछा। त्रिलोकी ने कहा, देखिए, हम भविष्य को बदलना नहीं चाहते, इसमें बहुत जोखिम है। हम अतीत में यहाँ नहीं थे। सरकार को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं। अपनी फ्रेंचाइजी बनाए रखने के लिए हमने बहुत मैनिपुलेशंस किए हैं, बहुत पैसा दिया है। टाइम मशीन की यात्रा एक जोखिम भरा व्यवसाय है। ये भूलकर किसी महत्वपूर्ण जानवर, छोटे पक्षी, तिलचट्टे, चींटी या फूल को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और भविष्य में पनपने वाली प्रजातियों की महत्वपूर्ण लिंक को नष्ट कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं समझाता हूँ, त्रिलोकी ने कहना जारी रखा। मान लो हम गलती से यहाँ एक चूहे को पैर तले दबाकर मार डालते हैं। इसका मतलब ये है कि इस विशेष चूहे के भविष्य के सभी परिवारों को हम नष्ट कर रहे हैं, है ना? उस एक चूहे के परिवारों के सभी परिवार पैदा नहीं हो पाएंगे। एक गलती और आप अपने पैरों तले रौंद कर पहले 1, फिर 1 दर्जन, फिर 1000, 1 मिलियन, 1 अरब संभावित चूहों का सफाया कर देते हैं। तो क्या हुआ अगर वे मर गए? अर्जुन ने कहा। तो क्या हुआ? तो क्या? त्रिलोकी ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर उन लोमड़ियों के क्या करोगे जिन्हें जीवित रहने के लिए उन चूहों की ज़रूरत थी? 10 चूहों के मरने का मतलब है 1 लोमड़ी की मौत। 10 लोमड़ियों की मौत का मतलब है एक शेर भूखा मर जाएगा। शेर की मृत्यु का अर्थ है उस पर निर्भर हजारों प्रकार के कीड़े, गिद्ध, अनंत अरबों जीवन रूप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उनकी फूड चेन छिन्न भिन्न हो जाएगी। उन्हें अराजकता और विनाश की ओर फेंक दिया जाएगा। और आखिरकार निष्कर्ष ये होगा, 50-100 मिलियन साल बाद दुनिया भर में फैले हुए दर्जनों गुफा मानव में से एक गुफा मानव भोजन के लिए जंगली सुअर या कृपाण की तरह तेज दांतेदार बाघ का शिकार करने को निकलता है। लेकिन आपने उस क्षेत्र के सभी जानवरों को अपने पैरों तले रौंद दिया है। मेरे मित्र, ये कारनामा आपने किया है साहब, बस एक इकलौते चूहे को पैरों तले रौंद कर। और इसलिए गुफा वाला मानव भी भूखा मर जाता है। और ये गुफाओं वाला मानव, कृपया ध्यान दें, सिर्फ कोई फालतू आदमी नहीं है। ये भविष्य के पूरे देश को जन्म देने वाला आदि मानव है। वह 10 पुत्रों का पिता हो सकता था। उन 10 पुत्रों के 100 बच्चे और इस प्रकार एक पूरी सभ्यता का निर्माण हो सकता था। यदि आज इस एक आदमी को नष्ट कर दें तो आप एक समूची जाति, सभ्यता, जीवन के पूरे इतिहास को नष्ट कर देते हैं। यह एडम के पोते पोतियों को मारने के तुल्य अपराध है। उस एक गुफा मानव की मृत्यु के साथ 1 अरब अन्य मानवों का गर्भ में गला घोंट दिया जाता है जो अभी तक अजन्मे थे। तब शायद रोम साम्राज्य का सूरज 7 पहाड़ियों के पार तक कभी नहीं उगता। यूरोप हमेशा के लिए एक अंधेरा जंगल बनकर रह जाता और पूरे विश्व में शायद केवल एशिया स्वस्थ लोगों से भरा पूरा रहता। आपके पैरों की एक गलती से यदि एक चूहा भी दब गया तो एक भूकंप शुरू हो सकता है जिसका प्रभाव अरबों खरबों वर्षों के अंतराल में हमारी पृथ्वी और हमारी नियति को मिटा सकता है। एक नन्हे से चूहे पर आपका एक कदम और आप समझिए कि आपने पिरामिड को बनने से पहले ही रौंद दिया। एक चूहे पर आपका कदम और आप अनंत काल में एक ग्रैंड कैनियन की तरह अपना प्रिंट छोड़ देंगे। महारानी एलिजाबेथ कभी पैदा ही नहीं हो पाएंगी। कोलंबस इंडिया नहीं पहुंच पाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कभी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, सावधान रहे, रास्ते पर बने रहें, कभी भी कदम उससे बाहर ना उठाएं। मैं समझ रहा हूं, अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा।
कि यहाँ घास के तिनके को छूने पर भी हमें माफ़ नहीं किया जाएगा। सही कहा, कुछ पौधों को कुचलने का प्रभाव भी अनंत सूक्ष्म रूप से जुड़कर गंभीर परिणाम देगा। यहाँ एक छोटी सी त्रुटि 60 मिलियन वर्षों में गुणा होकर बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। बेशक शायद हमारा सिद्धांत गलत हो, शायद समय को हम नहीं बदल सकते, हो सकता है हम इसमें केवल थोड़ा बहुत बदलाव ला सकें। यहाँ एक मृत चूहा, वहाँ एक कीट असंतुलन बनता है, उसके बाद जनसंख्या में असंतुलन, उसके बाद फसलों की तबाही, उसके भी आगे अवसाद का फैलना, बड़े पैमाने पर भूखमरी और अंत में दूर दराज के देशों में सभ्यता, संस्कृति या स्वभाव में अनचाहे बदलाव। हो सकता है कि सूक्ष्म परिवर्तन हो, एक नाजुक सांस की तरह हल्का, बेआवाज़, हवा में उड़ते पराग कण जितना सूक्ष्म, इतना मामूली कि आप उसे देख नहीं पाएंगे, और वो मल्टीप्लाई होता जाएगा किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म देने तक। कौन जानता है? वास्तव में कौन जानता है? कौन कह सकता है कि वो जानता है? हमें पता नहीं, हम बस अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जब तक हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि समय की इस यात्रा में हमारे चारों ओर एक सूत बराबर भी गड़बड़ करने से इतिहास में एक बड़ा बदलाव या एक हल्का सा उलटफेर हो सकता है, तो हम सावधान ही रहें तो अच्छा है। यह मशीन, ये धातुपथ, आपके कपड़े, शरीर, याद है यात्रा से पहले सब कुछ स्टेरिलाइज किया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, ताकि हम अपने समय का कोई सूक्ष्म कीटाणु भी यहाँ ना लेकर आएं। हम ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं ताकि टाइम मशीन की यात्रा के दौरान हमारी सांसों के बैक्टीरिया से अरबों खरबों साल पुराना वातावरण प्रभावित ना हो। और याद रखें, आप कैसे जानेंगे कि किस जानवर को आपको मारना है? त्रिलोकी ने कहा। उसे लाल रंग से चिन्हित किया गया है। आज हमारी यात्रा से पहले लाला राम को मशीन के साथ यहाँ भेज दिया गया था। वो इस विशेष युग में आया, जानवरों का पीछा किया, अध्ययन किया, उनके पूरे जीवन काल को ट्रैक किया और देखा कि उनमें से सबसे ज़्यादा लंबा कौन जीवित रहता है। बहुत कम जानवर लंबा जीते हैं। यहाँ जीवन छोटा है। कभी कोई पेड़ जानवर पर गिरता है या कोई टार के गड्ढे में डूब जाता है, तो मैं सटीक घंटा, मिनट और सेकंड नोट करता हूँ, लाला राम ने कहा, और उन जानवरों पर पेंट से भरा बम मारता हूँ जो उसके ऊपर एक लाल पैच छोड़ देता है। फिर मैं अतीत में हमारे आगमन का टाइम सेट करता हूँ ताकि हम उन्हीं चिन्हित जानवरों से मिले जो वैसे भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं जीने वाले। इस प्रकार हम केवल उन्हीं जानवरों को मारते हैं जो भविष्य में संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, जिनका जीवन बहुत कम बाकी है, जिनका कोई भविष्य नहीं। आप देख सकते हैं हम कितने सावधान हैं। लेकिन अगर आप आज सुबह के टाइम में वापस आते हैं, अर्जुन ने उत्साह से कहा, तो आप हमसे टकरा गए होंगे। आप बताइए, हमारी सफारी कैसे रही? हम जिंदा रहे या मारे गए? त्रिलोकी और लाला राम ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण तरीके से देखा। देखिए, ये एक विरोधाभास है। समय इस तरह की गड़बड़ी की अनुमति हमें नहीं देता कि एक आदमी खुद से मिले। जब ऐसे अवसर धमक ही जाएं तो टाइम मशीन एक तरफ जाकर झटके से रुक जाती है, जैसे एक हवाई जहाज एयर पॉकेट के टकराने से रुकता है। आपने हमारे रुकने से ठीक पहले मशीन का झटका महसूस किया होगा। ये वो समय था जब हम भविष्य में वापस जाने के लिए रास्ते पर खुद को क्रॉस कर रहे थे, पर हमने कुछ नहीं देखा। दूसरी बात, ये बताने का कोई तरीका नहीं कि यह अभियान सफल रहा, या क्या हमें अपना जानवर मिला, या क्या हम सभी जीवित बाहर निकले। अर्जुन के होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट तेराई। त्रिलोकी ने तेजी से कहा, अब बस करो, बहुत बातें हो गई। हर कोई घुटने पर झुक जाए। वे मशीन गन से गोलियां छोड़ने के लिए तैयार थे। जंगल ऊंचे पेड़ों से ढका हुआ, चारों ओर पसरा हुआ था। ये जंगल ही उनकी पूरी दुनिया थे फिलहाल।
अचानक आसमान में कुछ विचित्र सा संगीत गूंजने लगा। ऐसा लगा जैसे उड़ने वाले तंबुओं ने आकाश को ढक लिया हो। वे दरअसल गुफाओं में रहने वाले भूरे रंग के पंखों वाले विशाल चमगादड़ थे, नाइट फीवर फैलाने वाले खतरनाक सरीसृप। संकीर्ण पथ पर अपने को संतुलित रखते हुए अर्जुन ने अपनी राइफल को मौज में उन चमगादड़ों पर तान दिया। इसे फौरन नीचे करो, त्रिलोकी ने चीख कर कहा। मजे लेने के लिए बंदूक मत तानो, मैं तुमको उड़ा दूंगा यदि तुम्हारी बंदूकें नीचे नहीं हुई। त्रिलोकी का चेहरा लाल पड़ गया। वो कुछ शर्मिंदा हुआ। अच्छा बताओ, हमारा ओगर कहाँ है? लाला राम ने अपनी घड़ी की जांच की। आगे बढ़ते हुए हम 60 सेकंड में उसके रास्ते को क्रॉस करेंगे। लाल रंग की तलाश करें। जब तक हम सिग्नल नहीं देते तब तक गोली मत मारना, रास्ते पर बने रहना। वे आगे बढ़े। अर्जुन बुदबुदाया, अजीब बात है, 60 मिलियन साल, चुनाव खत्म हो गए, जिंग राष्ट्रपति बन गया, हर कोई जश्न मना रहा है और यहाँ हम 1 लाख साल पुराने समय में खो गए हैं और उनमें से कोई यहाँ मौजूद नहीं। जिन चीज़ों के बारे में हम महीनों से चिंतित थे, एक लाइफ साइकिल अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। पैदा होना तो दूर, उसके बारे में सोचा ही नहीं गया। त्रिलोकी ने आदेश दिया, मशीन गन के सेफ्टी कैचेस ऑफ कीजिए हर कोई। अर्जुन, आप पहली गोली मारेंगे, बिल तुम दूसरी और क्रूर तुम तीसरा। अर्जुन घबराया। मैंने बाघ, जंगली सुअर, भैंस, हाथी का शिकार किया है, लेकिन ये मेरी कल्पना से बहुत बड़ा है। मैं एक छोटे बच्चे की तरह घबरा रहा हूं। श्श, त्रिलोकी ने कहा। सब रुक गए। त्रिलोकी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। आगे धुंध में वहां है वो महाराजा अधिराज। जंगल बहुत विस्तृत था, तरह तरह की आवाजों से गूंज रहा था। ट्विटरिंग, सरसराहट, घरघराहट। कहीं अचानक सब बंद हो गया, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था। मौन, गड़गड़ाहट की आवाज। धुंध से 100 गज की दूरी पर ओगर आया। ये अर्जुन फुसफुसाया, ओह ओगर। ओगर विशालकाय, तेलीय, लचीले पैरों से मार्च करता हुआ आया था। वो पेड़ों के आधे से 30 फीट ऊपर, एक दीर्घकाय राक्षसों का देवता अपने नाजुक वॉचमेकर से लचीले पंजों को तैलीय सरीसृप छाती के पास मोड़ कर रखे हुए। निचला पैर पिस्टन की तरह सफ़ेद हड्डी का 1000 पाउंड भारी खांचा, मोटी रस्सियां जैसे मांसपेशियों में लिपटा हुआ भयानक योद्धा, खुरखुरी चमकदार त्वचा। उसकी एक एक जांग मांस, हाथी दांत और स्टील की जाली का टनों भारी पहाड़ था। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में महाकाय फेफड़ों के पिंजरे से निकली 2 नाजुक बाहें सामने की ओर फैली थी। बाहों से जुड़े भयानक हाथों से वो हमारे हथियारों को खिलौनों की तरह उठाकर बाहर फेंक सकता था। उसकी सांप की तरह लचीली गर्दन की कुंडली सी बन गई थी। उसका वो 1 टन का सिर आकाश तक पहुंच रहा था। उसके खुले हुए मुंह से खंजर की तरह नुकीले दांतों की पंक्ति झांक रही थी। उसकी भावहीन आंखें गोल गोल घूम रही थी, शतुरमुर्ग के अंडे की तरह गोलाकार आंखें जिससे बस भूख झांक रही थी। उसने एक मारक मुस्कुराहट के साथ अपना मुंह बंद किया और झपटा। उसकी भारी हड्डियां पेड़ों झाड़ियों को कुचल रही थी। उसके नुकीले पैर नम धरती पर गहरे धंस जाते थे। जहां वो अपना भार रखता वहां 6 इंच गहरे प्रिंट छोड़ देता। वो लहराते हुए बैले डांसर की कुशलता से पैर रखता हुआ भाग रहता और उसके 10 टन भारी शरीर को संभालने के लिए पूरी तरह संतुलित वह एक धूप वाले क्षेत्र में सावधानी से चला गया। उसके खूबसूरत सरीसृप से हाथ हवा को महसूस कर रहे थे। ओह, क्यों? ये आसमान को छू रहा है, ये तो चंद्रमा को भी पकड़ सकता है। अर्जुन परेशान हो गया। त्रिलोकी ने गुस्से से झटका दिया। उसने हमें अभी तक नहीं देखा है। अर्जुन ने चुपचाप अपना फैसला चुना। मैं इसे नहीं मार सकता, इसमें किसी तर्क की गुंजाइश नहीं। मेरे हाथों की राइफल एक खिलौने वाली बंदूक सी लग रही है। हमारा यहाँ आने का फैसला गलत था, यह असंभव है।
चुप रहो, त्रिलोकी ने चिल्लाकर कहा। पीछे मुड़ो, त्रिलोकी ने आदेश दिया, और चुपचाप टाइम मशीन के भीतर जाकर बैठ जाओ। हम आपको आपका आधा शुल्क वापस कर देंगे। अर्जुन ने कहा, मुझे एहसास नहीं था कि ये इतना बड़ा है। मैंने गलत अनुमान लगाया था। मैं बाहर जाना चाहता हूं। यह हमें देख रहा है, इसकी छाती पर लाल रंग है। उस विशाल ओगर ने खुद को उठाया। कीचड़ में लिपटे हुए हरे सिक्के की तरह उसकी मांसपेशियां चमक रही थी। उसके शरीर से लिपटे कीचड़ में कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। वो राक्षस स्वयं नहीं हिल रहा था। जब उसने अपनी सांसें छोड़ी तो कच्चे मांस की बदबू जंगल में फैल गई। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अर्जुन ने कहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे यकीन था कि मैं वापस आऊँगा, मैं जिंदा रहूँगा। मेरे पास अच्छे गाइड, अच्छे सफारी, अच्छी सुरक्षा थी। लेकिन इस बार मेरा अनुमान गलत था। मैं अपने बहुत बड़े प्रतिद्वंदी से मिला हूँ। मुझे बचा लो। मत भागो, त्रिलोकी ने कहा। मुड़ जाओ, मशीन में छुप जाओ। अर्जुन के पैर सुन्न हो गए। उसने अपने पैरों को देखा, जैसे उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहा है, और बेबसी से हुंकार भरी। और फिर अनिश्चितता से कुछ कदम बढ़ाए, पलक मिचमिचाते हुए, लड़खड़ाते हुए। लाला राम ने कहा, अर्जुन संभालो अपने आप को, संतुलन मत खोना, नीचे मत गिरना। वह विशाल राक्षस तेजी से भयानक चीख के साथ आगे बढ़ा। उसने 6 सेकंड में 100 गज की दूरी तय की। राइफलों ने झटके से फायरिंग शुरू कर दी। उस जानवर के मुंह से निकले कीचड़ और पुराने खून की बदबू वाले तेज झोंके ने उन्हें घेर लिया। राक्षस गरजा, उसके दांत सूरज की रोशनी में चमक उठे। राइफलें फिर से दागी जाने लगी। उनकी आवाज़ उस विशाल छिपकली की चीख और गड़गड़ाहट में खो गई थी। उसकी पूंछ का कटीला मोटा हिस्सा ऊपर आ गया। उसने छटपटाकर उसे बगल में दे मारा, जिससे टकराकर कई पेड़ अपनी पत्तियों, शाखाओं की तेज गड़गड़ाहट के साथ धम से गिरे। उस राक्षस ने अपने जौहरी से कुशल हाथों को बढ़ाया और शिकारी को दबोचने के लिए झपटा, उन्हें चीर कर 2 भागों में विभक्त कर देने के लिए, उन्हें जामुन की तरह चूस कर फेंक देने के लिए, या शायद अपने दांतों से चबाकर गले को तर करने के लिए। वो कुछ भी कर सकता था। उसकी पथरीली आंखों में उन शिकारियों की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी, एक निर्जीव मूर्ति की तरह। अंततः बर्फ के पहाड़ पर हिमस्खलन की तरह ओगर गिर गया। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ उसने आसपास के पेड़ों को पकड़ लिया, उन्हें अपने साथ खींच लिया। उसने धातुपथ को झपट कर फाड़ दिया। शिकारी भागकर पीछे हट गए। ठंडे मांस का 10 टन पत्थर सा भारी शरीर मरा पड़ा था, पर डर और शंका दूर करने के लिए बंदूकों ने फिर गोली चलाई। ओगर छटपटाते हुए अपनी पूंछ पटक रहा था, जबड़े फड़फड़ा रहा था, फिर धीरे धीरे शांत होकर लेट गया। उसके गले से खून का एक फव्वारा निकला। अंदर कहीं तरल पदार्थ की थैली फट गई। उस बदबूदार, बीमार कर देने वाले द्रव ने शिकारियों को भिगो दिया। वे उस ओगर के लाल चमकदार रक्त से सने हुए खड़े थे। गड़गड़ाहट फीकी पड़ गई। जंगल चुप था। एक भयावह शांति। दुस्वप्न के बाद शांति। बिल्ब और क्रूर उल्टियां कर रहे थे। त्रिलोकी और लाला राम धुआं उगलती राइफलों के साथ खड़े लगातार ओगर को कोस रहे थे, और टाइम मशीन के भीतर बैठा अर्जुन कांप रहा था। इस भीषण गोलाबारी में जब डायनासोर ने धातुपथ फाड़ने की कोशिश की थी, तो अर्जुन धातुपथ से लुढ़क कर नीचे गिर गया था। बड़ी मुश्किल से उसे वापस अपना रास्ता मिला। उसके पैरों में उस समय के जंगल की मिट्टी लग चुकी थी, लेकिन वह फिर भी चुपके से टाइम मशीन में चढ़ गया। त्रिलोकी चलते हुए टाइम मशीन तक आया और अर्जुन पर एक कड़ी नज़र डाली। धातु के बक्से से रुई का फाहा लिया और दूसरों के पास लौट गया। ये लो, इससे खुद को साफ करो। ओगर एक ठोस मांस की पहाड़ी की तरह पड़ा था।
उसके भीतर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। उसके सेल्स ऑर्गन्स धीरे धीरे मर रहे थे, अंग प्रत्यंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। शरीर से तरल पदार्थ अंतिम बार प्रवाहित हो रहा था। सब कुछ बंद हो गया था, हमेशा के लिए बंद। खटारा भाप से चलने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म छोड़ते समय उसके बाजू में खड़े होने जैसा था सब कुछ, जब सभी वॉल्व कसे जा रहे थे या खोले जा रहे थे। अपने ही मांस के कई टन भार के वजन से उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। उसी समय एक और तेज गड़गड़ाहट की ध्वनि हुई और एक भारी पेड़ उस ओगर पर गिर पड़ा और उस मृत जानवर ने अंतिम सांसें ली। लाला राम ने अपने घड़ी की जांच की और कहा, बिल्कुल ठीक समय पर। ये वही पेड़ है जो इस जानवर पर गिरने के लिए और उसे मारने के लिए निर्धारित किया गया था। क्या आप इस जानवर के साथ अपनी तस्वीर लेना चाहेंगे? दोनों शिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। लाला राम ने कहा, हम अपनी ट्रॉफी को वापस भविष्य में नहीं ले जा सकते, इसे यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन फोटो आप ले सकते हैं। ये यहाँ मूल रूप से मारा गया है ताकि कीट, पक्षी, बैक्टीरिया इसका भोजन कर सकें। सब कुछ संतुलित है, शरीर यहाँ रहेगा, लेकिन आप फोटो ले सकते हैं। क्रूर और बिल ने सर हिला दिया और हार मान ली। वे अपने आप को घसीटते हुए टाइम मशीन तक गए, जो सुस्त पड़ा हुआ था। उस राक्षस की ओर अंतिम बार देखा। अचानक टाइम मशीन के फर्श पर आवाज ने उन्हें चौंका दिया। अर्जुन वहां बैठा हुआ कांप रहा था। आई एम सॉरी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। उठो, त्रिलोकी चिल्लाया। अर्जुन उठ गया। त्रिलोकी ने कहा, अकेले उस धातु पथ पर बाहर जाओ। आप बाहर जाइए, आप इस मशीन पर वापस नहीं जा रहे हैं अर्जुन, हम आपको यहां छोड़ रहे हैं। लाला राम ने कहा, इतना कठिन दंड मत दो। लाला राम, तुम इसमें दखल मत दो। त्रिलोकी ने हवा में अपना चाकू लहराया। इस मूर्ख ने हमें मार ही डाला था। उसके जूते देखो, वो धातु पथ से उतरकर जंगल की ओर भागा था। इसने हमें बर्बाद कर दिया। हम बीमा के हजारों डॉलर जब्त कर लेंगे। हम सरकार को गारंटी देते हैं कि कोई भी धातु पथ का रास्ता नहीं छोड़ेगा, पर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। मूर्ख आदमी, हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मुझे सरकार को रिपोर्ट करना होगा। कौन जानता है कि उसने समय के लिए क्या कारनामा किया है। शांत हो जाओ त्रिलोकी, उसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। वो बस अपने जूतों से गंदगी दूर करने के लिए जमीन पर किक मार रहा है। हम क्या जानते हैं कि इसने क्या किया है और इसका क्या परिणाम होने वाला है। हम कुछ नहीं जानते, ये एक रहस्य है। बाहर निकलो अर्जुन। अर्जुन ने अपनी शर्ट को टटोला। मैं इस गलती की कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। $1000 रकम तुम खुद ही भर लो। त्रिलोकी ने अर्जुन की चेकबुक पर थूक दिया। यहां से बाहर जाओ, धातु पथ पर मरे हुए ओगर के पास। अपनी बाहों को उसके मुंह में कोहनी तक डालो और उन गोलियों को निकालो जो उसके मुंह के अंदर हैं। ओगर मर चुका है बेवकूफ। जाओ, पर गोलियों को यहां नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि गोलियां अतीत में नहीं थी। वे कुछ भी बदल सकती हैं। मेरा चाकू लो और उसका मुंह चीर कर बाहर निकालो गोलियां। इस घटना के कुछ देर बाद जंगल शांत हो गया और फिर थोड़ी देर बाद अपने पुराने अंदाज में जीवित हो गया। पत्तों की सरसराहटों और पक्षियों के कलरव से भरा हुआ। अर्जुन धीरे धीरे ओगर के मृत शरीर की ओर बढ़ा। उसके जीवन का नाइटमेयर, सबसे बुरा सपना। एक स्लीप वॉकर की तरह वो पथ से बाहर निकला और 5 मिनट बाद वापस आ गया, सिहरता हुआ। उसकी बाहें कोहनी तक उस राक्षस के बदबूदार लाल रक्त से सनी हुई थी। एकदम सराबोर उसने अपनी भिजी हुई हथेली खोलकर सबके सामने बढ़ाई। उसकी मुट्ठियों में बहुत सारी स्टील की गोलियां थी और फिर वो धड़ाम से गिर गया, पस्त, निश्चेष्ट।
आपको उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहना था, लाला राम ने कहा। क्या करना था और क्या नहीं, ये बताना जल्दबाजी होगी। त्रिलोकी ने अर्जुन के निश्चेष्ट शरीर को झुककर कोहनी मारी। जीवित है, अगली बार वो इस तरह शिकार खेलने नहीं जाएगा, ठीक है? उसने टाइम मशीन के इंजन बटन पर अपने अंगूठे को झटका दिया। चालू करें, चलो घर वापस चलते हैं। 1492, 1776, 1812। उन्होंने अपने चेहरों को, हाथों को साफ किया, अपनी गंदी चिपचिपी शर्ट और पैंट बदल दी। अर्जुन उठ चुका था। त्रिलोकी ने पूरे 10 मिनट उसे घूरा। अर्जुन चिल्लाया, मुझे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। कौन बता सकता है कि तुमने क्या किया है? त्रिलोकी गुर्राया। बस धातुपद से भाग गया, यही ना? और मेरे जूते पर थोड़ी मिट्टी लग गई। तुम क्या चाहते हो, मैं नीचे उतरूं? मैं घुटनों पर झुककर तुमसे प्रार्थना करूं? मैं वार्न कर रहा हूं अर्जुन, मैं आपको अभी भी मार सकता हूं। मैंने अपनी बंदूक तैयार कर ली है। मैं निर्दोष हूं, भगवान के लिए मैंने कुछ नहीं किया। 1999, 2000, 2055 मशीन बंद हो गई। बाहर निकलो, त्रिलोकी ने कहा। कमरा वैसा ही वहां था जैसे इसे छोड़ गए थे, पर शायद वैसा नहीं था जैसा उन्होंने छोड़ा था। वही आदमी उस डेस्क के पीछे बैठा था, लेकिन शायद ये वही आदमी नहीं था जो पहले बैठा था। त्रिलोकी ने तेजी से चारों ओर देखा। यहाँ सब कुछ ठीक है क्या सचमुच? उसने झटके से कहा। ठीक है, सकुशल घर वापसी पर आपका स्वागत है। पर त्रिलोकी ने आराम नहीं किया। वो एक ऊंची खिड़की से बाहर देख रहा था। ठीक है अर्जुन, अब बाहर निकलो, अब कभी वापस मत आना। अर्जुन हिल भी नहीं सका। आपने मुझे सुना? त्रिलोकी चिल्लाया। आप क्यों घूर रहे हैं? अर्जुन ने हवा में एक अजीब सी गंध महसूस की। हवा में कोई चीज थी, किसी केमिकल की खुशबू थी, बहुत मामूली, लेकिन उसकी अचेतन इंद्रियों को एक चेतावनी दे रही थी। ये केमिकल कहाँ से आया? इस पूरे आकाश में, इस कमरे की दीवार में, फर्श पर, खिड़की में, हर जगह वो केमिकल था, वो एहसास था। अर्जुन की मांसपेशियां फड़फड़ा रही थी। उसके रोम रोम में विचित्र सा एहसास था, कहीं ना कहीं जैसे कोई सीटी बज रही है, जैसे सिर्फ यूवी फ्रीक्वेंसी को सुनने वाला कोई डॉग ही सुन सकता था। उसके शरीर में एक खामोश चीख कौंध रही थी। वो उस आदमी से मिला जो डेस्क के पीछे बैठा था। वो साइन बोर्ड, उसने देखा वो साइन बोर्ड बदल गया था। timesafari.inc, safari to any year in the past. You name the animal, we take you there, you shoot it. ये सारे अक्षर किसी और ही भाषा में लिखे हुए थे। सब कुछ बदल गया था, सब कुछ बदल गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि वो खिड़की पर रखी एक कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो अपने जूते पर लगी मोटी कीचड़ की परत देखकर पागलपन से बड़बड़ाने लगा। कीचड़ का धब्बा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इतनी छोटी सी बात। उस कीचड़ में सनी चमकदार हरे सुनहरे काले रंग की एक बहुत सुंदर मृत तितली थी, बहुत सुंदर। ये छोटी सी बात नहीं है, ये तितली नहीं। अर्जुन चिल्लाया और फर्श पर गिर गया। एक खूबसूरत चीज, एक छोटी सी तितली संतुलन बिगाड़ सकती है, संसार की प्रजाति को नष्ट कर सकती है, पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकती है। अर्जुन का दिमाग घूम गया। ये छोटा सा कीचड़ का धब्बा और उससे लिपटी नन्ही सी तितली, ये इतनी सारी चीजों को नहीं बदल सकते। तितली को मारना इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ नीले। उसने डेस्क के पीछे बैठे हुए आदमी से पूछा, बताइए कौन राष्ट्रपति बना? कल चुनाव किसने जीता? डेस्क के पीछे वाला आदमी हंसा। आप मजाक कर रहे हैं? जाहिर है कर्नल चिंग। अब हमें एक लौह पुरुष मिल गया है। अर्जुन कराह उठा।
घुटनों पर गिर गया। उसने कांपती उंगलियों से सुनहरी तितली को धीरे से सहलाया। क्या हम इसे फिर से जिंदा नहीं कर सकते? उसने सारी दुनिया से, अपने से, मशीन से, सबसे विनती की, क्या हम इसे वापस नहीं ले जा सकते? क्या हम फिर वहीं से शुरू नहीं कर सकते? क्या हम सब कुछ वैसा का वैसा नहीं बना सकते? उसकी आंखें बंद हो गई। वो कांप रहा था और त्रिलोकी गहरी सांस ले रहा था। धीरे से त्रिलोकी ने अपनी राइफल तैयार की। सेफ्टी कैच की क्लिक की आवाज के साथ राइफल हवा में लहराई अर्जुन की ओर, और कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की तेज गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। नहीं, तुमने इस दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। त्रिलोकी ने गहरी सांस ली। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।